नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति जीएस यानी जनरल स्टडीज 2025। इसमें पूर्व परीक्षा प्रश्न पत्रों का तथ्यात्मक अध्यायवार बिंदुवार संकलन यानी प्रीवियस क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है इसमें कलेक्शन है, जिसके साथ ही तथ्यात्मक अध्यायवार इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है जीएस के रूप में। तो यह लेक्चर देखें आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिसके अंतर्गत देखें तो 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाली अपर पीटी एग्जाम 2025, इसके अलावा एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि 6 दिसंबर से शुरुआत हो रही है गणित के साथ, उसमें भी जो 30 नंबर के जीएस के प्रश्न होंगे उस पर महत्वपूर्ण है। साथ ही जीआईसी लेक्चर भर्ती में जिसमें 40 प्रश्न जीएस के होंगे, उसके लिए भी लेक्चर अति महत्वपूर्ण, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कहने का असेवा कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए भी ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण हो सकता है। संघ लोक सेवा परीक्षाओं के लिए भी ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए सारे जो लेक्चर इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए। इसमें देखें समान अध्ययन यानी जनरल स्टडीज पॉइंटर के रूप में पूर्वावलोकन सार है, और इसके टॉपिक देखें तो भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था अनुशासन, सामान्य भूगोल जिसमें वर्ल्ड इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसके बाद सामान्य विज्ञान, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आज का लेक्चर देखें तो वो भारतीय इतिहास पर आधारित होगा। इसके अंतर्गत जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर सिलेक्टेड नोट्स को देखेंगे, जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूर्वावलोकन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। इससे पूर्व देखें तो भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड है, और सामान्य भूगोल, कॉमन ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आज के लेक्चर इंडियन हिस्ट्री पर देखते हैं। इसके तीनों पार्ट्स में निहित होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अनुक्रमणिका में यह जानकारी इसमें निहित है, और जीएस सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज, ये देखें सामान्य अध्ययन जो आपका है पॉइंटर पूर्वावलोकन सार भारतीय इतिहास, पूर्व परीक्षा प्रश्न पत्रों का तथ्यात्मक अध्याय बिंदुवार संकलन। इसमें इसके अनुक्रमणिका को देखें तो सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत ये देखें 15 टॉपिक इसमें दिए गए हैं, और ये सिलेबस की अकॉर्डिंग है। इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास देखें तो इसके अंतर्गत ये सारी जानकारी इसमें निहित है, यानी कुल मिलाकर 25 टॉपिक के अंतर्गत जो है मिडिल इंडियन हिस्ट्री और आधुनिक भारत का इतिहास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। आधुनिक भारत का इतिहास अक्सर पूछता है, ज़्यादा पूछता है, जिसके वेटेज ज़्यादा है। और ये देखें कुल मिलाकर तो 53 टॉपिक के अंतर्गत इसको कवर किया गया, ज़्यादा इसको टॉपिक इसमें दिए गए हैं। तो आज का लेक्चर प्राचीन भारत का इतिहास पर आधारित है। अलावा यह टॉपिक देखें तो एक अन्य नोट समसामयिक घटना चक्र का ही है, जिसके अंतर्गत जीआईसी जो लेक्चरर है यानी प्रवक्ता एवं एलटी ग्रेड जो इतिहास सब्जेक्ट से जो स्टूडेंट बैठेंगे या प्रतियोगी बैठेंगे, उनके लिए भी लेक्चर अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हल प्रश्न पत्र पूछे गए हैं, यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में इसमें सारी जानकारी दिया गया है। और यहाँ देख सकते हैं जीआईसी प्रवक्ता 2020, 2017, 2015, 2012, 2009, 2018 पूछे गए। एलटी ग्रेड की परीक्षा अभी तक एक ही बार हुई है, इसलिए इसकी कलेक्शन इसमें भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिया गया है। इसमें जीआईसी प्रवक्ता 2020 भारतीय इतिहास हल प्रश्न पत्र इसमें दिए गए हैं। तो यह लेक्चर भी बहुत जल्द बना के चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। भारतीय इतिहास के अंतर्गत ये सारी जानकारी होगी। आज के लेक्चर देखते हैं वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए, जो कि इसके लिए भी संदर्भित टॉपिक के अंतर्गत महत्वपूर्ण हो सकता है, जो कि LTJSC एग्जाम के लिए भारतीय इतिहास टॉपिक से या सब्जेक्ट से। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें देखें प्राचीन भारत का इतिहास यानी इंडियन जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इसके अंतर्गत पहले टॉपिक पाषाण काल है। इससे पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं सिलेक्टेड नोट्स के माध्यम से। तो ये करा रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, एक ये क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद, ये दोनों थे। यानी एक बार यह प्रश्न जो विवादित रूप में पूछ दिया था लोक सेवा आयोग, इसमें विकल्प में भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्व अलग अलग दे दिया था विकल्प रूप में, जबकि ये दोनों ही थे। तो यह जो है करेक्शन कर लिया था उसको बाद में। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, एक क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद भी थे, दोनों थे। कहने का मतलब ब्रिटिश, ये जो है ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। और इनके बारे में देखें तो जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 यानी काफ़ी पहले 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। तो चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा डिटेल करेंगे तो सिलेक्टेड नोट्स के अंतर्गत नहीं आ पाएगा। दूसरा, भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है, तो इन्हीं को रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही कहा जाता है, ये याद रखें, भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है इनको। इसके बाद देखें कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगी विभाजन किया था, थॉमसन ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे यह बनता आपका भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्ट्स, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर एलियट जिस गतिविधि से जुड़े थे वह था पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित है।
यानी भारतीय इतिहासकार अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट और रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गिस, वाल्टर इलियट, यह पुरातात्विक खनन से उत्पत्ति यानी पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित थे, यानी खुदाई कराने वाले संबंधित थे। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान का आदमगढ़ है। ये आदमगढ़ कहाँ है, ध्यान रखें, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ जो है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, यानी पूर्व का नाम होशंगाबाद था, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, वर्तमान में नर्मदापुरम कर दिया गया। तो करंट अफेयर्स के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि नर्मदापुरम किसका प्राचीन नाम है? होशंगाबाद का। और यहीं पर जो है आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, और पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम यहाँ से मिलते हैं मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ से। और बागौर जो राजस्थान में है, यानी बागौर राजस्थान, भीलवाड़ा से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महदहा और सराय नाहर राय से। ये दोनों स्थल देखें तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से संबंधित हैं। तो इसमें महदहा के बारे में थोड़ी जानकारी ऐड कर लेते हैं। तो महदहा देखें, ये जो आपका मध्य पाषाणकालीन स्थल है, महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से संबंधित एक स्थल है। और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण यहाँ महदहा से प्राप्त हुए हैं। और G.R. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उत्खनन करते हुए हैं, जो झील क्षेत्र, बुजड़खाना से संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बुजड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण के आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर देखें, दूसरा जो प्रतापगढ़ में स्थित है, सराय नाहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। और महत्वपूर्ण स्थल है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं, वो है दमदमा। ये भी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, दमदमा भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान, जिसमें 5 युग्म समाधान, एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए मिले हैं। शेष में एक एक शवाधान मिले हैं। चलिए आगे चलते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर देंगे तो ये सिलेक्टेड नोट्स के अंतर्गत नहीं हो पाएगा, फिर भी एक्सप्लेन करना जरूरी है क्योंकि उसको समझ में आना चाहिए। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से कहाँ प्राप्त होते हैं? सराय नाहर और महदहा। ऊपर ही प्रश्न को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, दमदमा से मिले हैं। दमदमा को हमने देख लिया कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल यहाँ मिले हैं। एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए मिले हैं, 5 युग्म शवाधान है। और शेष में देखें तो एक शवाधान मिले, 31 मानव शवाधान यहीं दमदमा से मिले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। खाद्यान्नों के कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुए थे नवपाषाण काल में। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या है? जौ, जिसको यौ भी कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं संत कबीर नगर, यानी उत्तर प्रदेश समेत संत कबीर नगर के लहुरा देव से। ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखें, लहुरा देव जो है नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से देखें 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच की चावल के साक्ष्य मिले। याद रखें, चावल के साक्ष्य मिले यहाँ से। और इस खोज से पूर्व यानी लहुरा देव में चावल के साक्ष्य से पूर्व देखें तो मेहरगढ़ जो पाकिस्तान की बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले थे। यानी प्राचीन साक्ष्य जो था लहुरा देव से पूर्व मेहरगढ़ का था। और मेहरगढ़ देखें तो मेहरगढ़ पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अक्सर एग्जाम ये भी पूछा है। कोल्डेहवा देखें तो ये प्रयागराज जिले में बेलम नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ से ही देखें तो प्राचीनतम जीवन के प्रमाण मिले हैं, तिथि जो 7000 ईसा पूर्व है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बन जाएगा औदे, बोरी, बगौर, लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले? बगौर से मिले हैं। हमने देखा था ऊपर ही कि जो पशुपालन के साक्ष्य जो थे वह आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में है, और बगौर जो ये स्थान है राजस्थान के भीलवाड़ा में है, यहाँ से जो है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपका पूछे गए प्रश्न है। इसके बाद देखें पुरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को जो है चालकोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। आहाड़ अथवा बनास संस्कृति समकालीन थी, हड़प्पा संस्कृति की थी। आमरे, मेहरगढ़, कोटदीजी,
कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले। मेहरगढ़, इसको ऊपर हमने देख लिया था, एक्सप्लेन इसको कर लिया है। तो मेहरगढ़ देखें तो यहाँ पर पूरा यानी यहाँ से देखें तो पाषाण संस्कृति हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इसके बाद देखें तो नौदा टोली का उत्खनन करवाया था HD संकलिया जी ने कराया था। नौदा टोली अवस्थित कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, यानी बृहद पाषाण स्मारक क्या है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में इसकी पहचान की गई है। इसके बाद राग का टीला बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डीहवा तथा ब्रह्मगिरी में से जो पाषाणिक स्थल से संबंधित है वो है संगनकल्लू है। इसमें संगनकल्लू क्या है? नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ये ध्यान दें कि राग का टीला यहाँ बुधिहाल लिखा है, जबकि संगनकल्लू में भी राग का टीला पाया जाता है। राग का टीला कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित, यानी ये संगनकल्लू कहाँ है? कर्नाटक के बेल्लारी जनपद में संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राग के टीले मिले, यहाँ से मिले, लेकिन ये बुधिहाल से राग का टीला यहाँ दिया है। तो संगनकल्लू ये कहाँ पर है? कर्नाटक के मैसूर बेल्लारी जनपद में स्थित है और यह नवपाषाणकालीन स्थल से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं तो ये भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं की शैल चित्र के लिए। ये जो है भीमबेटका प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थान जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रसिद्ध है भीमबेटका है। भीमबेटका गुफाएं स्थित है अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर लें भीमबेटका के बारे में तो यह है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र हैं। यहाँ के शिलाश्रयों से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। इनकी खोज वर्ष 1957 में BS वारंकर ने की थी। भीमबेटका शिलाश्रय यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। भारत में इस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? भीमबेटका से। तो थोड़ा इसको हमने डिटेल कर दिया। इसके बाद देखें भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों की प्रागैतिहासिक महत्व को समझा, नाम क्या है? BS वाकणकर जी हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा एग्जाम में। UPPSC 2006 में पूछा गया प्रश्न था, यानी सारे ही प्रश्न इसमें पूछे गए, यही संकलन है। इसके बाद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने भीमबेटका के शैल आश्रम की खोज कब की थी? 1957 में, भारत की आज़ादी के 10 वर्ष बाद, क्योंकि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिलती है। गैरिक मृदभांड पात्र यानी OCP का नामकरण हुआ था, हस्तिनापुर में हुआ था। इसके बाद देखें ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, उस उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। कहाँ पर? ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के मृतकों को घर के फर्श के नीचे ही दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण दिशा में। इसके बाद ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिराग तथा मास्की में सेवा स्थान जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल सावधान, यानी मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान प्राप्त बुर्जहोम है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बुर्जहोम का। तो जम्मू कश्मीर में, यानी है कहाँ है बुर्जहोम? जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्थाओं में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तवास, गड्ढों वाला घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है, यानी गर्तवास यहाँ पर है, यानी गड्ढों वाला घर के रूप में इसको जानते हैं बुर्जहोम को। अगले प्रश्न के रूप में देखते हैं तो बुर्जहोम, कोल्डीहवा, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य मिले, कहाँ मिले? बुर्जहोम से मिले हैं, इसको हमने देख लिया। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है टेराकोटा कला के लिए। गणेश्वर प्रसिद्ध है ताम्र कलाकृतियों के लिए। बिंद क्षेत्र का वो शिलाश्रय जहाँ सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए लेखिया है। इसको एक्सप्लेन कर लें। लेखिया के बारे में देखें तो डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार बिंद क्षेत्र के लेखिया की शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था से प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन R लुकास के अनुसार लेखलिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। तो ये लिख लिया रहा। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर मिलान के रूप में ये प्रश्न बनता है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, इस सही मिलान के रूप में यहाँ दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछता है। तो मध्य पाषाण काल जो है सोहन या सोन घाटी संबंधित है। मध्य पाषाण काल यानी पूरा पाषाण काल जो है सोहन या सोन घाटी संबंधित। मध्य पाषाण काल भीमबेटका गुफा से। नव पाषाण काल बुर्जहोम से संबंधित है और ताम्र पाषाण काल में बनास घाटी संबंधित है। यूँ इसका उल्टा भी कर सकते हैं।
सोहन या सोन घाटी जो है पाषाण काल संबंधित है। भीमबेटका गुफाएं मध्य पाषाण काल संबंधित है। बुरजहोप नव पाषाण काल संबंधित और बनास घाटी ताम्र पाषाण काल से संबंधित स्थल हैं। इसके बाद सूची सेकंड देखें तो यहाँ सूची फर्स्ट सूची सेकंड यहाँ भी पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थल है। नेवासा महाराष्ट्र में है, ईशमपुर कर्नाटक में, डिडवाना देखें राजस्थान में है और गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु में है। नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। ये अवधारणा दिए थे GR शर्मा जी ने। इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम दृष्टिकोण से। चलिए आगे देखते हैं तो आगे ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालय में से संलग्न कार्यालय है तो संस्कृति मंत्रालय है। ये कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है या संलग्न है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संलग्न है। इतने मंत्रालय इसमें दिए, संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, तो इसमें संस्कृति मंत्रालय से जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संलग्न है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। इसके बारे में थोड़ा देखें, ये है क्या अलेक्जेंडर कनिंघम तो ने भारतीय उपमहाद्वीप की ऐतिहासिक महत्व की टीलों को सर्वप्रथम सीमित उत्खनन करवाया था, किंतु वह हड़प्पा की टीलों को की महत्व को नहीं समझ सके थे। कहने का सही हुआ कि इनकी बाद ही हड़प्पा की खुदाई होती है, आगे वो टॉपिक होगा। तो इसमें भारतीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। नोट इसमें राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। अगला टॉपिक के अंतर्गत देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। इससे पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन देखते हैं सिलेक्टेड नोट्स के माध्यम से। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु सभ्यता संबंधित आद्य ऐतिहासिक युग से, इसको नोटेड पॉइंट के रूप में रखें। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वो एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूरे रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, इसमें मृदभांड है। और सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसमें ये सारे सत्य हो जाएंगे। इसके बाद विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी सिंधु घाटी सभ्यता के पास। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान नहीं था। इसके बाद देखें, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही कथन क्या है, तो ये सारे सही इसमें दिए गए हैं। देखें, EJH मैके ने कहा है सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था। मार्टिमर व्हीलर ने कहा पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ। अमलानंद घोष जी ने कहा हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। यानी इन लोगों के स्टेटमेंट है, याद रखें, इतिहासकार लोग हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग किया गया लाल रंग का। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए सामान्यतः उपयोग किसका, लाल रंग का किया गया है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है पूर्व आर्य यानी प्री आर्य सभ्यता से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, पूर्व आर्य सभ्यता। पूर्व आर्य का मतलब सभ्यता का मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता से। गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से हुआ जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, तो इसमें गाय है। गाय का ज़्यादा महत्व देखें वैदिक संस्कृति में राज जिसको अगन्या कहा गया है, यानी सबसे जो यह कन्या थी, यानी इस गाय को मारने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था, तो गाय सबसे महत्वपूर्ण थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो यह देखें तो संस्कृति मोहरों और टेराकोटा में निरूपण नहीं किया, तो गाय का नहीं किया गया था। इसके बाद चहुंदड़ो, कोटदीजी, शोगौरा था देसलपुर में से हड़प्पा स्थल नहीं है, यानी शोगौरा जो है हड़प्पा स्थल से संबंधित है, चहुंदड़ो है, कोटदीजी है, देसलपुर है, शोगौरा से हड़प्पा स्थल नहीं प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आगे चलिए देखते हैं, तो आपका यहाँ पर सुमेलित है, इंपॉर्टेंट, ये भी सुमेलित ग्रुप में हो जाता है। प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज किसने किया था, तो लोथल की जो गोदीवाड़ा है, पोर्ट है, बंदरगाह है गुजरात में, तो प्राचीन स्थल पुरातात्विक खोज यहाँ लोथल में गोदवाड़ा पाया गया है। कालीबंगा में देखें तो जूता हुआ खेत पाया गया है। धौलावीरा में हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृतियां मिली। हड़प्पा से समाधान R37 मिला है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। आगे देखते हैं इसमें, तो यहाँ देखें फिर सुमेलित करना है। इसमें सुमेलित
यानी यहाँ पर हमने देख लिया कि ये जो स्थल हैं प्राचीन स्थल और यहाँ से कौन कौन सी चीज़ में खुदाई की गई है, तो यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद देखें यहाँ पर ये जो स्थल हैं ये किस नदियों के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर किस नदी के स्थान पर इनका डेवलपमेंट हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ये जो स्थल हैं, तो स्थल और नदी हड़प्पा देखें तो रावी नदी के तट पर विकास हुआ, हस्तिनापुर देखें गंगा नदी के तट पर, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी पर, पैठन देखें गोदावरी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी और रोपड़ जो है सतलुज नदी के किनारे बसे हैं। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके बाद ये देखें किस स्थान पर हैं, ये भी याद रखें। यानी सबसे पहली बात यह याद रखें कि इसे मैच कराने में पहले बार हमने क्या देखा कि जो स्थल है वहाँ से क्या क्या मिले हैं, यानी वहाँ पर जो है विशेषताएं उस स्थल की क्या रही, तो विशेषताएं देखा। इसके बाद वो स्थल जो है किस नदी के किनारे विकसित हुए हैं, तो इसको भी हमने मैच करा कर देख लिया। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि वो स्थल है कहाँ, यहाँ पर मैचिंग देखें तो आलमगीरपुर देखें तो उत्तर प्रदेश में है, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी सीमा बनाता है। आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, यानी यहाँ पूर्व का विस्तार यहाँ तक हुआ है। इसके बाद देखें लोथल गुजरात में, यहाँ से हमने देखा कि बंदरगाह या पोर्ट मिले हैं, गुजरात में है। इसके बाद कालीबंगा देखें तो राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, बनावली हरियाणा में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, यानी दैमाबाद महाराष्ट्र में जो है ये इसकी सबसे दक्षिणी सीमा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी सीमा ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद राखीगढ़ी हरियाणा में, उल्लास उत्तर प्रदेश में, मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा को याद रखें तो ये सबसे उत्तरी सीमा बनाता है इस सभ्यता के, जम्मू कश्मीर में है। बालू देखें तो यह हरियाणा में, पाडरी गुजरात में स्थित स्थल हैं। सही सुमेलित में देखें तो इनकी खुदाई कौन कराएं, ये भी मैच में आता है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है दयाराम साहनी जी ने किया था, हसनापुर का बीबी लाल जी ने, तक्षशिला का जॉन मार्शल ने, कौशाम्बी का एन जी मुजुमदार ने, लोथल का SR राव ने, सुरकोटदा का JP जोशी ने। इसके बाद धौलावीरा के देखें तो JP जोशी RS बिष्ट ने किया, यानी ये लोग खुदाई कराने वाले में थे। इसके बाद देखें हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है, हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल कौन कौन से हैं, हड़प्पा संस्कृति सिंध में यानी पाकिस्तान में जो अवस्थित स्थल कौन से, तो मोहनजोदड़ो है जो कि सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसके बाद चौंदड़ो है, इसके बाद जुडेर जोदड़ो है, आमरी है, कोटदेजी और अली मुराद जो है इस सिंध क्षेत्र में। चौंदड़ो से उत्खनन का निर्देश किया था JH मैके ने किया था। तो थोड़ी सी जानकारी इसमें ऐड कर लें कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल देखें तो सबसे बड़ा स्थल जो हड़प्पा सभ्यता में पहले स्थान पर मोहनजोदड़ो आता है, यानी इसमें देख लें यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो है, यानी यहाँ देखें मोहनजोदड़ो जो है जहाँ से ये नर्तकी की मूर्ति मिली है ये पहले स्थान सबसे बड़ा स्थल जो पाकिस्तान में है। दूसरा जो है हड़प्पा आता है, हड़प्पा का मतलब आप ये जो है दूसरा सबसे बड़ा स्थल ये भी पाकिस्तान में है। तीसरा जो आता है वह गनवेरी वाला आता है, ये भी पाकिस्तान में है। और तीसरा जो है तीसरा वो अपने भारत में है। तीसरा सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी है और भारत का सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी है जो हरियाणा में है, यानी राखीगढ़ी को देख सकते हैं यहाँ पर जो है, यानी ये राखीगढ़ी रहा जो हरियाणा में है, यह भारत का सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा संबंधित। और दूसरा भारत में जो सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा में है, धौलावीरा को देख सकते हैं भारत में सबसे बड़ा स्थल जो धौलावीरा का यह है जिसकी खोज देख सकते हैं इन्होंने किया था। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी जो है बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणामस्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड रॉक कट रिजर्वर के महत्वपूर्ण है। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला मध्य निचला नगर में विभाजित किया गया है। और जानकारी ऐड करते हैं तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला होता है जो इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जिसकी खोज रखालदास बनर्जी जी ने किया था 1922 में सिंधु नदी के तट पर। यह लरकाना जिला प्रांत सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। और यहाँ से देखें जो मोहनजोदड़ो से देखें तो यहाँ जो है पशुपति महादेव के जो है शिव के रूप में यहाँ पर मूर्ति प्राप्त हुई है। पशुपति महादेव के चारों तरफ देखें तो हाथी, बाघ, गैंडा, पाँव पर 2 हिरण और आसन इनका वैसा का। यहीं से विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार यहीं मोहनजोदड़ो से मिला है। एक अन्य मोहर पर कुबड़ वाला बैल जो सबसे पवित्र माना जाता है। शिव का पैमाना कांसे की नर्तकी यानी कांसे की नर्तकी यहीं इसमें मैच कराने के लिए दिया था। सूती वस्त्र के साक्ष्य घोड़े के अस्तित्व का संकेत भी मोहनजोदड़ो से मिलता है। इसके बाद हड़प्पा भी देख सकते हैं। हड़प्पा जो है इसकी खोज दयाराम साहनी सर्वप्रथम इसी खोज की गई थी। दयाराम साहनी जी ने 1921 में किया था। ये रावी नदी तट पर है और वर्तमान में मोंटमोगरी पंजाब प्रांत में है। यहाँ से यानी जो दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा, यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं। 6 अन्नागार
6 अन्नागार, फर्श की दीवारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं। श्रमिकों को रहने के लिए मोहरों पर सबसे अधिक अंकन जो है एक श्रृंगी पशु का है। और इसके बाद समाधान R37 भी मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके बाद कालीबंगा देखें तो कालीबंगा जो है, इसका कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़िया, और यह हनुमानगढ़ राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे इसका डेवलपमेंट हुआ था। इसकी खुदाई 1953 में B.K. थापर और ब्रिजलाल वासी लाल ने किया था। इसके बाद लोथल को भी देख सकते हैं। लोथल जो इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1957-58 में किया था भोगवा नदी के तट पर, और यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और यहाँ से गोदीवाड़ा या पोर्ट मिला है। लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। बंदरगाह नगर है। चावल उपजाने के अवशेष यहीं से मिले हैं। और लोथल से ही देखें तो अन्न पीसने की चक्की, युगल समाधान, फारस की मोहरें, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना, एक चित्रित मितबांड, पंचतंत्र कहानियां, चालाक लोमड़ी की याद इत्यादि लोथल से मिला है। तो इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर काफ़ी डिटेल में सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण लेक्चर ही बना के चैनल पर अपलोड है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें करेंगे तो यह सिलेक्टेड नोट पॉइंटर नहीं रह जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो, क्योंकि ये प्रीवियस वीक क्वेश्चन पर आधारित है, तो थोड़ा सा हमने इसको ऐड करने का प्रयास किया। आगे देखते हैं। तो इसमें देखें तो कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आमले, गिरपुर में सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो पाकिस्तान में हड़प्पा है, यानी हड़प्पा को हमने देख लिया, ये पाकिस्तान में है, जो कि वर्तमान क्षेत्र देखें मोंटमोगरी पंजाब प्रांत में है। जबकि कालीबंगा को हमने देखा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, और लोथल ये गुजरात में, आमले जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जो इस सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता स्थित थी वो कहाँ पर, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात में रंगपुर जो है, यह हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, सौराष्ट्र गुजरात में है। हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है हड़प्पा कालीन स्थल बनावली कालीबंगन से। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी स्थल है जो कि पंजाब में है। दधेरी के बारे में थोड़ी जानकारी ऐड कर लें तो एक पर्वतीय हड़प्पी स्थल है जो पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित दूसरा निर्माण काल संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। इसके बाद देखें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है, लोथल जो गुजरात में, वो हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, स्थित है भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था यही लोथल था। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता आलमी ब्रिज उत्तर प्रदेश का मेरठ में है। इसके बाद देखें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था, लोथल, कालीबंगा, रोपण, पाटलिपुत्र एवं लोथल में वह जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, पाटलिपुत्र जो है, यानी ये वर्तमान में जो पटना जिसका नाम पड़ा है पाटलिपुत्र, ये जो है बिहार में है, उस मगध की राजधानी हुआ करती थी। तो यह जो देखें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल क्या, राखीगढ़ी जो हरियाणा में है। दूसरा हमने देखा था धौलावीरा है, यानी वीरा दूसरा बड़ा स्थल है भारत में, और ओवरऑल में 5वें स्थान धौलावीरा है। ओवरऑल में राखीगढ़ तीसरे स्थान पर है। विकल्पानुसार इन विकल्प दिया गया था। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे नदियां क्या हैं, सिंधु, चेनाब और झेल नदियों के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल क्या, राखीगढ़ी भारत में पूछ रहा है, यानी भारत में ओवरऑल में हो जाएगा तीसरे स्थान पर। भारत में सबसे बड़ा ये राखीगढ़ी है। और ओवरऑल सबसे बड़ा कौन सा था हमने देखा था, पहले स्थान पर मोहनजोदड़ो, दूसरे स्थान पर हड़प्पा, तीसरे स्थान पर गर्मी वाला जो पाकिस्तान में है, और भारत में सबसे बड़ा स्थल जो राखीगढ़ी है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल जो धौलावीरा है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग, यानी इतने लोग करते थे, आप याद रखें। इसमें मातृ देवी भी शामिल हैं, पशुपति महाराज भी शामिल हैं, लिंग एवं योनि भी शामिल है, पशुओं की हैं, नागों एवं वृक्षों की सेवा करते थे, यानी पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे, इन्हीं के निर्देशन में हुआ था। हम देखें तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता प्रकाश डाला था। तो 1921 में हड़प्पा की और 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है इन्हीं के निर्देशन, सर जॉन मार्शल के निर्देशन हुआ था। सुरकोटदा नामक हड़प्पा स्थल, यानी हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी जगपति जोशी जी द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से, रखालदास बनर्जी जी हैं। रखालदास बनर्जी जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज किया था 1922 में, मोहनजोदड़ो की खोज जिसको मृत्युंजय टीला कहते थे। दयाराम साहनी जो ये हड़प्पा की खोज समझते हैं प्रथम, इनका जो योगदान देखें तो इस सभ्यता को प्रकाश में लाने वाले ये दो भारतीय थे। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन देखें तो सारे सत्य इसमें हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सभी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, एक कनिंघम ही थे।
आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स एवं था बी एस स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो बी एस स्मिथ इतिहासकार हैं, हड़प्पा से संबंधित उत्खनन से संबंधित नहीं हैं। जबकि आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स ये संबंधित हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्खनन से संबंधित हैं। जबकि बी स्मिथ जो इतिहासकार हैं इससे संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं तो इसमें ये सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले नगर संस्कृति आती है, हड़प्पा संस्कृति, इसके बाद लोहे का हल आता है यानी वैदिक संस्कृति, इसके बाद हाथ मुद्राएं, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के जारी किए जाते हैं। तो ये क्रम रहा है। सर्वप्रथम मानव जिस धातु का उपयोग किया था वह क्या, तांबा है। हाथी दांत के पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई लोहा है, ये वैदिक काल संबंधित लोहा मिलता है। आलमीगिरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित बनावली हरियाणा में है। सही कथन ये सारे इसमें सही हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण, कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित स्थलों का विकास किया था। सही कथन ये भी आपके हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए। सही है, यानी स्टेटमेंट आर और कथन दोनों देकर कहा था। ये हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले, धौलावीरा से मिले, जो गुजरात यानी भारत के गुजरात में स्थिति है। गुजरात के कच्छ में यह धौलावीरा, जिसकी 1985-90 में आर एस बिष्ट जी ने खुदाई कराया था। और इसके बाद देखें तो धौलावीरा जिस राज्य में स्थित गुजरात में है, वो हड़प्पी नगर जो 3 भागों में विभक्त धौलावीरा था। वो प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और समृद्ध जलाशयों के नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था, धौलावीरा ही है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य मिला धौलावीरा से। इसके बाद देखें तो कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा में स्थल जहाँ से द्विशव संस्कार डबल बरियल के प्रमाण में लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए मानव शवाधान मिले। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ करने सबसे पहले किया गया था भारत में, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित भी है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन सारे सही है। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी था, उसमें धार्मिक तत्व थे, यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी के संदर्भ में सही कथन है, तो ये आपका जो कथन ये दिया सही है। वे देवियों और देवताओं दोनों पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में वृक्ष की आकृति मिली है, पीपल की, यानी किस वृक्ष की आकृति मिली, पीपल वृक्ष की। वह पशु जिसका अंकन हड़प्पन संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है, तो घोड़ा का नहीं मिलता है। आगे देखें तो यह जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, शेर है, यानी शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, याद रखें। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई कालीबंगा से। वो सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी थी, मिस्र की सभ्यता थी। इसके बाद यानी जो है नील नदी, मिस्र जो है नील नदी की देन कहा जाता है, इनडायरेक्ट पूछा जाता है इसको भी। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये कई बार पूछा था, तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन माना जा रहा था। तो इसमें जो सभ्यताएं, इसका क्रम देखें, किस उत्तर से दक्षिण क्रम यानी नॉर्थ से साउथ क्रम में सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ। तो सबसे उत्तर में माया सभ्यता है, इसके बाद एज़टेक सभ्यता है, इसके बाद मुइस्का सभ्यता, और सबसे दक्षिण में इंका सभ्यताएं हैं। सॉरी, इसको बल्कि जो है क्रम में करना था इन सभ्यताओं का। तो सबसे इसमें देखें उत्तर में एज़टेक सभ्यता है, फिर उसके नीचे माया सभ्यता है, फिर उसके नीचे मुइस्का, और सबसे जो अंत में इंका सभ्यता है। यानी सबसे उत्तर में क्या है, एज़टेक सभ्यता, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी, सुमेरिया की। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता क्या, मेसोपोटामिया, इराक की सभ्यता है। चलिए अगली टॉपिक को भी देखते हैं सिलेक्टेड नोट्स के माध्यम से। वैदिक काल इसमें आता है। वैदिक काल में देखने आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, यानी आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। 1999 में एक डार्क पूछा गया प्रश्न है। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। त्रयी नाम यानी वेद त्रयी के नाम से 3 वेदों को जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। जबकि प्रस्थान त्रयी पूछेगा तो प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता आते हैं। जबकि वेद त्रयी पूछेगा तो 3 वेद आपके हैं, प्रथम 3 वेद, और आखिरी का वेद जो अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होता है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, यानी वह वैदिक ग्रंथ यानी सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद में वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख नामोल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 10वें मंडल में चारों वर्ण का वर्णन किया गया है। यानी ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्ण का वर्णन है, यह नामोल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, ऋग्वेद से संबंधित है। पुरुष सूक्त जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। चलिए इसमें सुमेलित करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुमेलित यहाँ किया गया है, यानी किस वेद में यह है। जैसे अथर्ववेद
यानी औषधियों से संबंधित कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद है। या अथर्ववेद में जो है औषधियों से संबंधित विधान है। ईश्वर की महिमा जो है ऋग्वेद से संबंधित है, या ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद देखें तो बलि कांड या कर्म कांड विधि संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। सुमेलित यहाँ देखें सही में ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड है, यानी स्तोत्र दोनों में, लेकिन से प्रार्थनाएं इसमें कर्मकांड है। सामवेद देखें तो संगीत में स्रोत है। अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण इसमें अथर्ववेद में दिया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में हुए जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद है, हमने देख लिया था यहीं पर। इसके बाद है कि ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी है? 10,552 ऋचाएँ। ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन है, स्त्रोतों, और हमने देखा था स्त्रोतों में प्रार्थनाएं इसमें जो है ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कुल 10 मंडल हैं। इन मंडलों पर चर्चा कर लें संक्षेप में। देखें तो दूसरा से सातवां मंडल जो है, दूसरा से सातवां मंडल सबसे प्राचीन है। दूसरा सातवां प्राचीन मंडल, या इसको वंश मंडल के नाम से जानते हैं 200 मंडलों में। तीसरे मंडल में देखें, यानी ऋग्वेद में तीसरा मंडल जो है इसमें गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र जी करते हैं या किए हैं, तीसरे मंडल संबंधित है। इसके बाद चौथा मंडल देखें, ऋग्वेद में कृषि संबंधित जानकारी इसमें दी गई है। सातवां मंडल वर्णों को संबंधित है, और 9वां मंडल सोम का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये 10 मंडल रहे। चलिए आगे देखते हैं, तो ज़्यादा विस्तार यहाँ पर भी हो जाएगा। इसमें देखें वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय है, सामवेद का पंचविश है, अथर्ववेद का गोपथ है, और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण जो है यह ब्राह्मण ग्रंथ है। वो ऋग्वेद का वो मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, 9वां मंडल है। 9वां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है। यहाँ ध्यान दें कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखें तो 2 ब्राह्मण ग्रंथ, एक ऐत्रेय दूसरा कौशिकी है। सामवेद के देखें तो यहाँ पर भी आपके 2 इसके आ जाता है। सामवेद का 2 जो ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनी और तांडय जो है इसके ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पंचविश है। अथर्ववेद देखें तो अथर्ववेद के आपके गोपथ ये आपका ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद में देखें तो यजुर्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक शतपथ है, एक तैत्तिरीय, जो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। और इसके उपवेद देख लें तो ऋग्वेद का उपवेद जो होता है आयुर्वेद है। सामवेद का उपवेद देखें तो गंधर्ववेद है। यजुर्वेद का उपवेद देखें तो आपका धनुर्वेद है। अथर्ववेद का उपवेद देखें तो यह अथर्ववेद ही है। और पुरोहित देखें तो ऋग्वेद की पुरोहित या उद्गाता या गायन करने वाले के ऋग्वेद को होता कहते थे या होत कहते थे। सामवेद के गायन करने वाले को उद्गाता कहते थे, और ये अथर्ववेद के गायन करने वाले को ब्रह्मा कहते थे, और जो यजुर्वेद का गायन या पुरोहित थे वह यजुर्वेद के अथर्व कहलाते थे। तो चलिए इसको विस्तार न करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। ज़्यादा विस्तार करने का प्रयास नहीं करेंगे। इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से? तैत्तिरीय शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यजुर्वेद से संबंधित हैं। और इसमें जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसी में कृषि एवं सिंचाई का वर्णन मिलता है। आगे देखें तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में वह वेद जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित सामवेद है। सामवेद जो कि संगीत से संबंधित वेद है, यहीं देखें तो संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसके बाद देखें तो तक्षशिला अतरंजी खेड़ा कौशाम्बी हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो वह अतरंजी खेड़ा है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। आगे देखते हैं तो ऋग्वेद परवर्ती संहिताएं ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वो वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती उपनिषद हैं। यानी उपनिषद क्या है? ये दर्शन पर आधारित हैं। इसमें जो है सर्वप्रथम यानी जो है साहित्य मोक्ष की चर्चा उपनिषद में होती है। उपनिषद का मतलब समीप बैठना होता है। वैदिक साहित्य मोक्ष की चर्चा और ये उपनिषद, इसमें श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष चर्चा की गई है। इसके बाद देखें कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद का वर्णन है। यह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद कठोपनिषद है। मुंडकोपनिषद में सप्तमी जयते दिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में तमसोमा ज्योतिर्मय दिया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ों का ढोया गया जो है। छांदोग्य उपनिषद देखें तो इसमें सत्यकाम जवालिक कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है। और जो आपका है उपनिषदों में वर्णित राजाओं में देखें तो विदेह के राजा जनक हैं, पंचाल के राजा प्रवाहण जाबाली हैं, और कैकेयी के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु का वर्णन है उपनिषदों में। चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा विस्तार यहाँ हो जाएगा। मोक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। और इसके बाद आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद से प्राप्त हुआ कठोपनिषद है। कठोपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। वैदिक साहित्य का सही क्रम देखें तो वैदिक साहित्य के सबसे क्रम में सबसे वैदिक संहिताएं आती हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक, इसके बाद उपनिषद आते हैं।
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी सिंधु नदी है? वैदिक नदी अस्कनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से, यानी चेनाब को जो है वैदिक काल में अस्कनी नदी कहते थे। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह कुबा और कुरुमु जो है, ये नदियाँ अफगानिस्तान से संबंधित है। वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम देखना इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। कुबा देखें तो काबुल को पूर्वी रावी नदी के तट पर यहीं दसरागे का युद्ध हुआ था। सदानीरा गंडक को और सुतुद्री सतलज कहा जाता था। वेदोत्तर काल में प्रचलित ये प्रथा चतुष्ट है, यानी चतुष्ट प्रथा जो थी, 4 पुरुषार्थ कौन थे? धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम है, यानी धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम, ये 4 पुरुषार्थ हैं। 4 आश्रम कौन है? ब्रह्मचर्य है, यानी ये जो शुरुआती जीवन हो चाहे, यानी 100 भागों में इसको बांटते हैं तो 25 वर्ष जो ब्रह्मचर्य है। इसके बाद अगला 25 वर्ष यानी 50 वर्ष तक जो आपका गृहस्थ है। इसके बाद जो है 50 के बाद जो है 75 तक वामप्रस्थ होगा और 75 के बाद जो है संन्यास लेकर जो है आदमी जो है 4 आश्रमों का निवास करता था। वह आश्रम जिसमें रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। गृहस्थ आश्रम में रहकर 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना होता था। इसके बाद देखें धर्म था ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन, ये सारे कथन जो है धर्म और ऋत के बारे में दिए गए हैं। तो ऋत मूलभूत नैतिक विधान है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करते हैं। इसके बाद देखें तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम है। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। वैदिक देवताओं में देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को मानते थे, यानी देवताओं गुरु बृहस्पति, और असुरों के जो पुरोहित या गुरु शुक्राचार्य को माना जाता है। लोकमुद्रा गार्गी लीलावती सावित्री में वह जो ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी लोपा मुद्रा है। चलिए आगे देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ सिक्का के रूप में। इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था, गले का आभूषण था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण को निशाका कहा जाता था प्राचीन भारत में। इसके बाद 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोगज गोई अभिलेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं इन देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। वो अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों आने की सूचना देता है, बोगज गोई अभिलेख है। इसके बाद देखिए शंकराचार्य एनी बेसेंट विवेकानंद यानी स्वामी विवेकानंद जी बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है, बाल गंगाधर तिलक जी हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम रावगण जी हैं। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है कुरु पांचाल को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ ऋग्वेद में। इसके बाद देखें गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पुरुषी नदी यानी रावी नदी के किनारे। सिंधु स्वस्ति विस्तासा यमुना में से वह नदी जिसमें ऋग्वेद में मातेमा देविता नदीत्मा रूप में संबोधित किया गया है, तो सरस्वती को कहा गया है, सरस्वती नदी को। ऋग्वैदिक आर्यों के पंजन थे, यानी पंजन यदु द्रुहु पुरु अनु और तुरुस थे। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि था। ऋग में उल्लेखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त हो गया जव है, जो कि सबसे प्राचीन अन्न में है। सही सुमेलित में देखें तो ब्रीही चावल को कहते थे, मुदक मूंग को, यव जव को और इच्छुक गन्ना को कहा जाता था। ऋग्वैदिक पणी नागरिक थे, व्यापारी यानी व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय प्रणाली थी वंश परंपरा राजतंत्र। वैदिक युग सभा थी, मंत्रिपरिषद थी। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया अथर्ववेद में। वो वेद जिसमें सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया अथर्ववेद में। इसके बाद इसमें देखें तो यह है ऋग्वैदिक जनसभा। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों संबंधित थी का नाम था सभा था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था अकैक्यवादी या बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्रदेव को, 250 बार इनको सूक्त समर्पित है। दूसरा इंद्रदेव को 200 बार। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित अग्नि को 200 बार है। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझाता इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है, यानी यहाँ पर देखें वे झंझावात के देवता थे, विवर्षा के देवता थे। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है, ब्राह्मण युग से संबंधित है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने किया था, जो ऋग्वेद के 3रे मंडल संबंधित है। क्षत्रिय वर्णों का उपनयन संस्कार में जिस मंत्र के संपादन का प्रावधान था वो मंत्र था त्रिवष्टु मंत्र, त्रिष्टुप मंत्र है।
आगे इसमें देखते हैं तो वो यह आपका है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशाचरित संकेतक है पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में महाभारत को जाना जाता है। यानी महाभारत में देखें तो शुरुआत में यानी प्रारंभ में 8,800 यानी 8800 श्लोक थे, तो इसको तब जय संहिता कहा गया था। और जब इसके बढ़ करके जब श्लोक इसके जो है यानी 8,800 से लेकर 24,000 तक के श्लोक इसमें हो गए थे, तो इसको जो है और 24,000 से बढ़कर जब 1,00,000 श्लोक हो गए तब इसको जो है सहस्रार्थ संहिता या महाभारत कहलाया था। और महाभारत में देखें तो कुल मिलाकर 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भीष्म पर्व आता है। चलिए आगे देखते हैं, इतना ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। तो इसके बाद हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था बासुकी, जो भगवान शिव के गले में बासुकी नाग रहते हैं। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत की गई है धर्मशास्त्र के समय में। सतमें जयते शब्द लिया गया मुंडको उपनिषद से लिए गए है। और मुंडको उपनिषद जिसमें सतमें जयते लिया गया है, ये अथर्ववेद का जो उपनिषद है, मुंडको उपनिषद। इसके बाद देखें तो यह है तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः लिया गया है उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद से यह लिया गया है। और बृहदारण्यक जो उपनिषद है यह यजुर्वेद का उपनिषद है। बृहदारण्यक में जो है यह देखें तो पुनर्जन्म का सिद्धांत है और इसी में तमसोमा ज्योतिर्गमय लिया गया है। और इसके बाद देखें तो जो आपका कठोपनिषद है इसी में नचिकेता यम का संवाद दिया गया है। और यशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म सिद्धांत है। छांदोग्योपनिषद में तीनों आश्रम एवं भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख किया गया है। और जवालो उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में है। बृहदारण्यक उपनिषद में देखा था यजुर्वेद का उपनिषद है। इसके बाद वो उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ों द्वारा खींचा जाता है श्वेतांबर उपनिषद है, यानी यहाँ पर श्वेतांबर उपनिषद है। इसी में वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि सत्य काम जबाल कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती उल्लिखित किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में है। छांदोग्य उपनिषद में इसमें सत्यकाम जबाल कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है। इसके बाद देखें तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्रह्मी परिवार है। इसके बाद वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद के जो ऋषि उद्गाता गायन करने वाले को होता कहा जाता था। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता अश्वेता संबंधित ईरान से है। वैदिक काल में अगण्य माना जाता है गाय को। इसके बाद वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 अधिकारी जो था राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी को जो है वैदिक काल में भाग 2 कहा जाता था। इसके बाद इसमें देखें सुमेलित है। सिंधु घाटी सभ्यता देखें नगरी सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह समाज था। मध्यकाल जमींदारी समाज हो गया था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोष था। गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है वह कोष है। संस्कारों की संख्या 16 है। पहला संस्कार गर्भधारण है और अंतिम संस्कार मृत्यु है, जिसमें महत्वपूर्ण उपनयन संस्कार आता है। तो इस पर हमने महत्वपूर्ण चर्चा पूर्व के लेक्चर में कर लिया है, तो इस चैनल पर जाकर इसको आप देख सकते हैं। संस्कार संबंधित संस्कार की संख्या 16 है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। पुराणों के संदर्भ में सही कथन देखें तो ये सही दिए गए हैं। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश के शासन की व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। और मत्स्य पुराण में जो है सातवाहन वंश है। विष्णु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। पुराण के बारे में हमने देखा था कुल 18 पुराण है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि था, उनके पुत्र उग्रश्रवा करते हैं। और 5 विषयों का इसमें वर्णन है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशाचरित है। वंशानुचरित में वंशों की तालिकाएं दी गई हैं। इसके बाद सिलेक्टेड नोट्स में बौद्ध धर्म होगा। इसके बाद जैन धर्म इत्यादि आएंगे, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।